नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। नितिन गडकरी मोदी सरकार के सबसे काबिल मंत्रियों में, सबसे बेहतर परफॉर्मेंस है मंत्रियों में उनकी। जो विभाग उनको मिला है उसमें बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और वो काम सबको दिखाई दे रहा है। चूँकि सड़क का काम है तो सबको नज़र आता है। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 7 साल में उन्होंने इस पूरे मंत्रालय की छवि बदल दी है। लेकिन ये उनका एक पक्ष है, उनका एक राजनीतिक पक्ष भी है, जिसके बारे में मैं एक वीडियो में पहले काफ़ी विस्तार से चर्चा कर चुका हूँ। फिर आज क्यों उस पर चर्चा कर रहे हैं, उसका एक कारण है कि कल उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी ये देश के 2 ऐसे जनतांत्रिक नेता हैं जो आदर्श नेता हैं, जिनका अनुकरण करना चाहिए सभी पार्टियों को और हमारी पार्टी को और दूसरी पार्टियों को भी आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। तो एक तरह से वो ये कह रहे थे कि ये 2 नेता जिस तरह की डेमोक्रेसी पर यकीन करते थे वो दूसरी पार्टियों में भी नहीं है और बीजेपी में भी नहीं है। सीधे सीधे उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन ये किसी से छिपा नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पक्ष में नहीं थे। तो ये एक तरह से प्रधानमंत्री पर परोक्ष हमला भी कह सकते हैं। लेकिन इस मुद्दे को अभी छोड़ देते हैं कि हमला है नहीं है, प्रशंसा है आलोचना है, वो मुद्दा अलग है। समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को रह रहकर सेकुलर बनने का शौक चढ़ाता है। वो एक कीड़ा है जो काटता रहता है तो बीच बीच में वो जोर मारता है और ये नेता जो है अपने को सेकुलर बताने की कोशिश करते हैं। आडवाणी जी तो इस कोशिश में पाकिस्तान चले गए, जिन्ना की मज़ार तक, और जिन्ना को सेकुलर बताए कि उनको सेकुलर मान लिया जाएगा। ये मान लिया जाएगा कि अब भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी के बाद वो सेकुलर लीडर है। नितिन गडकरी भी उस बीमारी से ग्रस्त हैं। लेकिन सवाल ये है कि नितिन गडकरी नागपुर के लाडले हैं, आरएसएस के बहुत प्रिय हैं। वो ऐसे अध्यक्षों में हैं जिनको सीधे सरसंघ चालक ने अध्यक्ष बनवाया था। ये अलग बात है कि दूसरी टर्म उनको नहीं मिल पाई। लेकिन जब वो ये कहते हैं तो जरा सा पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत है। सबसे पहली ज़रूरत ये है देखने की कि जवाहरलाल नेहरू का, हम देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे, उनका आरएसएस के बारे में क्या कहना था। आज़ादी के बाद 7 दिसंबर 1947 को नेहरू जी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा और ये पत्र आरएसएस के बारे में था। उन्होंने कहा कि आरएसएस एक निजी सेना की तरह है, वो स्ट्रिक्टेस्ट नाजी लाइन पर चल रहा है। और उसके कुछ दिन बाद उन्होंने एक और पत्र लिखा। वैसे आपको बता दें कि नेहरू जी का एक नियम था कि हर 15 दिन पर देश भर के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा करते थे। कम्युनिकेशन के उस तरह के चैनल उस समय नहीं थे, सोशल मीडिया, टेलीविज़न, इंटरनेट ये सब नहीं था। तो पत्र लिखने की वैसे भी उस दौर के नेताओं की आदत थी, तो हर 15 दिन पर मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखते थे। अगले पत्र में उन्होंने लिखा कि मैं ये मानने को कतई तैयार नहीं हूँ कि आरएसएस एक राजनीतिक संगठन नहीं है। उसके नेता जरूर ये दावा करते हैं कि वो राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन उनकी नीतियाँ, उनके कार्यक्रम राजनीति और घोर सांप्रदायिकता और हिंसा पर आधारित हैं। आरएसएस के बारे में ये विचार था नेहरू जी का। अब मेरा सवाल नितिन गडकरी जी से है, क्या वो इससे सहमत हैं? नेहरू जी का जो विचार था आरएसएस के बारे में, जिस संगठन का सदस्य होने पर नितिन गडकरी गर्व करते हैं, क्या उनके विचार नेहरू जी से मिलते हैं इस मामले में? अब बात करते हैं नेहरू जी के। अब चूंकि गडकरी ने कहा है कि जवाहरलाल नेहरू आदर्श जनतांत्रिक नेता थे, उनका अनुसरण करना चाहिए। देखिए, नेहरू से प्रभावित थे अटल बिहारी वाजपेयी, ये सबको मालूम है। वो उस दौर की राजनीति थी और ये भी सही है कि नेहरू के समय में राजनीति शुरू की थी अटल बिहारी वाजपेयी ने।
लेकिन फिर भी दोनों में विचारधारा के स्तर पर कोई मतैक्य नहीं था। नेहरू ने अटल जी के भाषण की तारीफ की, इसका ये मतलब नहीं कि उनकी विचारधारा की तारीफ की या उससे सहमत हो गए, लेकिन एक आकर्षण जो है देश भर में था। नेहरू की जैसी करिश्माई उनका नेतृत्व था, उनकी पर्सनैलिटी थी, उसको लेकर एक आकर्षण जो है, वो कहते हैं गांधी जी भी इसी से आकर्षित थे, पता नहीं थे कि नहीं, लेकिन ये धारणा है। तो उस दौर के नेताओं में भी ये था। नितिन गडकरी उस दौर के नेता नहीं है, वो शुद्ध रूप से आरएसएस के प्रोडक्ट है। उनका ये बात कहना, और ऐसे समय में कहना जब बीजेपी, आरएसएस, पूरा संघ परिवार नेहरूवादी जो राजनीति थी, नेहरूवादी जो विचारधारा थी, नेहरूवादी जो सोच थी, उसके ठीक खिलाफ एक नेशनल नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। तो वो संघ के खिलाफ बोल रहे हैं, वो मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, किसके खिलाफ बोल रहे हैं? अगर आप नेहरू जी के पक्ष में बोल रहे हैं, देखिए प्रशंसा करने, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन अच्छा व्यक्ति हर मामले में अच्छा हो, उसमें कोई बुराई हो ही नहीं, ऐसा तो कोई होता नहीं। भगवान भी मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं तो बुराई आ जाती है। तो बहुत से लोग हैं जो, अगर आप नेहरू की, गांधी की या किसी की आलोचना कीजिए तो उनको लगता है कि ये जो है ये देशद्रोह का काम कर रहे हैं। नेहरू की आलोचना कैसे हो सकती है? गांधी की आलोचना कैसे हो सकती है? अरे जब हम अपने भगवान की आलोचना कर सकते हैं तो ये लोग तो मनुष्य हैं, क्यों नहीं आलोचना हो सकती? अगर उनकी कोई बात या उनका कोई काम गलत लगता है तो क्यों नहीं आलोचना कर सकते? अगर उनके 10 कामों की प्रशंसा करते हैं तो 2 की आलोचना क्यों नहीं कर सकते जो मुझे ठीक नहीं लगते? तो ये तर्क तो मैं नहीं मानता हूं, लेकिन गडकरी जी शायद ये मानते हैं कि उसमें आलोचना लायक कुछ नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो जिक्र करते, कहीं एक लाइन का ही जिक्र कर देते कि ये तो ठीक है लेकिन ये ठीक नहीं था। अब नेहरू जी के जनतंत्र के प्रति प्रेम, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति प्रेम और दूसरी जनतांत्रिक संस्थाएं जो हैं उनके प्रति प्रेम, उसका मैं एक उदाहरण देता हूं। ऑर्गेनाइजर संघ का मुखपत्र माना जाता है। वहाँ नेहरू जी की नीतियों की, उनकी सरकार की, उनके कामकाज की आलोचना की खबरें छपती रहती थी। नेहरू जी इस बात से बहुत नाराज थे, तो नेहरू जी की सरकार ने 2 मार्च 1950 को ऑर्गेनाइजर को एक प्री सेंसरशिप नोटिस भेजा और उसमें आदेश दिया गया कि आप जो कुछ छापने जा रहे हैं उसको सरकार को दिखाएंगे, सरकार से अनुमति लेंगे, उसके बाद ही छाप सकते हैं। हालांकि उसमें मेंशन किया गया था कि कोई सांप्रदायिक मुद्दे पर, ये कुछ मुद्दों का जिक्र किया गया था, इन पर जो लिखेंगे, लेकिन एक तरह से वो सेंसरशिप का ही आदेश था। ऑर्गेनाइजर ने इसका विरोध किया। KR मलकानी उस समय संपादक थे, वो मानने को तैयार नहीं हुए। 10 अप्रैल 1950 को ऑर्गेनाइजर सुप्रीम कोर्ट गया इसके खिलाफ, सरकार के इस आदेश के खिलाफ, और उसकी पैरवी उनकी ओर से वकील थे हिंदू महासभा के नेता NC चटर्जी। आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे उनको, वर्तमान संदर्भ से जोड़ दें तो जान जाएंगे। वो लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी के पिता थे। उन्होंने केस लड़ा सुप्रीम कोर्ट में, ऑर्गेनाइजर वो केस जीता। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्गेनाइजर के पक्ष में और सरकार के खिलाफ आदेश दिया कि सरकार ऐसा नहीं कर सकती। अब मैंने आपको एक पहले वीडियो में बताया था कि ऐसे ही केरल की एक लेफ्ट लीनिंग मैगजीन थी, उसमें भी उनकी विदेश नीति की आलोचना छपी थी, उसको भी बंद करा दिया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट गए थे। अब इन दोनों मामलों से नेहरू जी बहुत नाराज थे, तो उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कब दिया ये ऑर्गेनाइजर वाले मामले पर? सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई 1950 को ये फैसला सुनाया, लेकिन उससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल ही रही थी, तभी संसद में नेहरू जी की सरकार 10 मई 1950 को पहला संविधान संशोधन विधेयक लेकर आई, जिसमें इस तरह का प्रतिबंध लगाने का अधिकार उसको मिले, ये प्रावधान थे।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला 26 मई को आया, 18 जून को संसद से ये विधेयक पास हो गया। तो नेहरू जी इतने डेमोक्रेट थे कि 2 पत्रिकाओं में अपनी नीतियों और कार्यक्रमों, अपनी सरकार के खिलाफ छपे हुए को बर्दाश्त नहीं कर सके और संविधान का पहला संशोधन इसी मुद्दे पर हुआ। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने अब के समय तो उनके खिलाफ बहुत कुछ छपा, किस पत्रिका को रोकने के लिए, किस अखबार को रोकने के लिए, किस मीडिया हाउस को रोकने के लिए कानून ले आए, किस मीडिया हाउस पर प्रतिबंध लगाने के लिए संविधान में संशोधन किया। नितिन गडकरी जी को ये भी बताना चाहिए, क्योंकि दोनों को उन्होंने बराबर से रखा है। तो नेहरू जी का ये जो पक्ष है, क्या नितिन गडकरी उससे सहमत हैं? दरअसल मामला क्या है कि बीजेपी और आरएसएस में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी विचारधारा को लेकर हमेशा एक गिल्ट में रहते हैं, अपराध भावना से ग्रस्त रहते हैं। तो वो जो सोचते हैं उसको रिकॉग्निशन जो है दूसरे अपने विरोधियों से दिलाने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि हमारा विरोधी अगर हमको रिकॉग्नाइज कर ले, हमको जो है मान्यता दे दे, तो हमारी स्थिति बेहतर हो जाएगी या हमको दूसरे रूप में देखा जाने लगेगा। जो परिभाषा सेकुलरिज्म की जो तथाकथित सेकुलर लोग करते हैं, अगर वो बीजेपी उससे सहमत है, आरएसएस उससे सहमत है, तो उसको मान लेना चाहिए, इसमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। आप उसका विरोध भी करेंगे और वैसा बनने की भी कोशिश करेंगे, तो ये दोहरापन कैसे चलेगा? आप एक स्टैंड पर रहिए, या तो कहिए कि ये सही है या गलत है। तो जो आपके विरोधी कहते हैं आपके बारे में, अगर आप अंदर से खुद मानते हैं कि आप ऐसे ही हैं, तो फिर आपको बाहर से भी स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम ऐसे ही हैं। ये पार्टी के अंदर की लड़ाई के लिए इस तरह के प्रतीकों का इस्तेमाल करना कहाँ तक जायज़ है, ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। नितिन गडकरी ने ऐसा क्यों कहा जब वो कह रहे थे, या जब उन्होंने कहने का ये फैसला किया इस तरह का बोलने का, तब उनके मन में क्या विचार था, क्या सोचकर उन्होंने कहा, ये तो वही जानते हैं। लेकिन इससे निश्चित रूप से जो बीजेपी आरएसएस का कोर वोटर है, समर्थक है, उसके मन में कन्फ्यूजन पैदा होता है, भ्रम पैदा होता है कि दरअसल ये पार्टी और इसके नेता चाहते क्या हैं। अगर नेहरूवादी राजनीति का, नेहरूवादी विचारधारा का विरोध करना है तो विरोध में खड़े रहिए, समर्थन करना है तो खुलकर समर्थन करिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप किसी भी विचारधारा का समर्थन विरोध करें, लेकिन उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, ये दोहरापन नहीं चल सकता। तो आप भी सोचिए इस बारे में क्या स्टैंड होना चाहिए किसका। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। जाते जाते आपको याद दिला दें कि कल रविवार है और रविवार को स्पेशल का दिन होता है। तब चूँकि मैं नेहरू जी की बात चली है तो इत्तेफाक से ये कोइंसिडेंस हो गया कि कल बयान आ गया गडकरी जी का। इस बार का रविवार का जो अंक है वो नेहरू जी पर ही है। कैसे प्रधानमंत्री बने, किस तरह से चयन हुआ, गांधी जी की क्या भूमिका थी, सरदार पटेल ने क्या किया, क्या सरदार पटेल के साथ छल हुआ, ये पूरा किस्सा विस्तार से बताऊंगा रविवार को दोपहर 12 बजे। देखिएगा ज़रूर। और जाते जाते फिर एक और अनुरोध आपसे है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।